हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 सितंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 2026 में किस देश को आसियान का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? आपके पास ऑप्शन है फिलीपींस, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। 2026 में किस देश को आसियान का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, म्यांमार। तो फिर म्यांमार की जगह पे कौन करेगा? फिलीपींस करेगा। और इस बार जो आसियान की मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री किस राज्य में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और कब रखेंगे? 14 सितंबर को, यानी कल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 विषयों में कितने अग्रणी वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? एक्चुअली 2022 में नहीं दिया गया था, तो इस बार 2023 में 2022 का दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12। यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है कितने विषयों में दिया जाता है? तो 7। और इस बार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? 12 वैज्ञानिकों को। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अवार्ड को दिया किसने? तो ये अवार्ड कौन देता है? CSIR। तो इस अवार्ड को दिया CSIR के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल ने, जो कि कौन है? एन कलाईसेल्वी। इन्होंने अवार्ड दिया, कुल 12 लोगों को दिया, 12 वैज्ञानिकों को, और ऑल मेल साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है? सभी मेल साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम भटनागर प्राइज क्यों है? तो CSIR के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे शांति स्वरूप भटनागर, इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है हर एक साल 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन में। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिजिकल साइंस बोल सकते हैं, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस। ठीक है, एक में है, पहला आपका बायोलॉजी हो गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, चौथा फिजिक्स, पांचवा मेडिसिन, छठा इंजीनियरिंग और सातवां आपका है अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस में। और किनको दिया जाता है? जिनका एज कितना होता है? लेस देन 45। ठीक है, अंडर द एज ऑफ 45। और इस अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 में नहीं दिया गया था और ये पहली बार हुआ था। अब देख लेते हैं किन किन को अवार्ड मिला है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022। तो बायोलॉजी में मिला है अश्विनी कुमार को और एम मदईका सुब्बा रेड्डी को। आप ऐसे याद कर सकते हो, MM सुब्बा रेड्डी को। तो बायोलॉजी में 2 लोगों को मिला है, या बायोलॉजिकल साइंस बोल सकते हैं, अश्विनी कुमार और MM सुब्बा रेड्डी को। केमिस्ट्री में मिला है अक्कातू बीजू को, IISc बेंगलुरु से है, और देवव्रत मैती को, जो कि IIT बॉम्बे से है। तो केमिस्ट्री में भी 2 लोगों को मिला है। फिर आते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस में मिला है बिमल मिश्रा को, IIT गांधीनगर से है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। इंजीनियरिंग में मिला है 2 लोगों को, दीप्ति रंजन साहू IIT दिल्ली से और रजनीश कुमार IIT मद्रास से। मैथमेटिक्स में मिला है अपूर्व खड़े IISc बेंगलुरु और नीरज कयाल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब से है। मेडिसिन में मिला है दीपयामन गांगुली को, और फिजिक्स में मिला है अनिंद्य दास को, IISc बेंगलुरु से है, और वासुदेव दास गुप्ता को, जो कि TIFR मुंबई से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। दर्शकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने
एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म के विकास के बारे में बात की। इसका नाम क्या है? आपको बताना है कि एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है भाषिनी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है बार्ड, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो बार्ड तो गूगल का है, एक एआई चैटबॉट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाषिनी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया और दर्शकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच के विकास के बारे में बात की। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाषिनी। और ये क्या करेगा? इट विल सपोर्ट डिजिटल इंक्लूजन इन ऑल द डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और इसे डेवलप किसने किया है? तो स्वदेशी है, इसको डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुधा, ऑप्शन बी है एयरटेल, ऑप्शन सी है अमूल, ऑप्शन डी है वी मार्ट। अच्छा, ये 2022 में ही होने वाला था, तो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाया, तो 2023 में हो रहा है, अक्टूबर में होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमूल। हांगजो जो कि चाइना में है, एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमूल। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस बार जो एशियाई गेम हो रहा है, तो भारत से कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे? तो 634, ठीक है, 634 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पिछली बार कितने गए थे? तो पिछली बार गए थे 572 और इस बार कितने जाएंगे? 634। और पिछली बार जो हुआ था एशियन गेम 2018, तो भारत ने कितना मेडल जीता था? तो 70 मेडल जीता था भारत ने टोटल, जिसमें 16 क्या था? गोल्ड था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। और स्लोगन क्या है? जो 19वां एशियन गेम होगा चाइना में, हांगजोउ में, तो इसका स्लोगन क्या है? हार्ट टू हार्ट एट फेलियर, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर, ऑप्शन डी है 11 सितंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 8 सितंबर को। और किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया भारत में? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ये स्टार्ट कब से हुआ था मनाना? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 1996 से। और 1951 में इस प्रोफेशन को एस्टेब्लिशमेंट मिला था, ठीक है, 1951 में। और इस डे को मनाना शुरू हुआ था 1996 से। और इस बार इसका फोकस क्या है? तो इसका फोकस है अर्थराइटिस। फोकस क्या है? अर्थराइटिस है। बाकी डिटेल में एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप देख सकते हो पीडीएफ से, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो 8 सितंबर को मनाया जा रहा है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, इसका फोकस क्या है? अर्थराइटिस, गठिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने देश भर में नौसेना कर्मियों और परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा और आवागमन के लिए विश्वसनीय, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफ़ायती गतिशीलता समाधान प्रदान करने के लिए किस कैब एग्रीगेटर के साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है उबर, ऑप्शन बी है ओला, ऑप्शन सी है हिप्पो कैब्स, ऑप्शन डी है ब्लू स्मार्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र पारंपरिक संयुक्त घोषणा संरचना से हटकर अपनी सामग्री को पैराग्राफ के बजाय कितने अध्यायों में व्यवस्थित करता है? आपके पास ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 10। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 10 चैप्टर में है A to Z, ऐसे नंबरिंग किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र डिक्लेरेशन पारंपरिक संयुक्त घोषणा संरचना से हटकर अपनी सामग्री को पैराग्राफ के बजाय कितने अध्यायों में व्यवस्थित करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अच्छा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है?
तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। तो शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे देश भारत ने। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 सितंबर को। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे पहली बार फरवरी में भारत ऊर्जा सप्ताह में प्रस्तावित किया गया था। तो इसे पहली बार प्रस्तावित कहाँ किया गया था? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में फरवरी में हुआ था आपका, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो रही है। अच्छा, एक पॉइंट और, भारत ऊर्जा सप्ताह यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। तो याद क्या रखना है? भारत ऊर्जा सप्ताह किस सिटी में हुआ था 2023? तो बेंगलुरु में हुआ था। इसकी टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन भी पूछ सकता है। इंडिया एनर्जी वीक भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की टैगलाइन क्या थी? ग्रोथ कोलैबोरेशन और ट्रांजिशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ट्रांजिशन। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 किस शहर में हुआ? बेंगलुरु में। इसकी टैगलाइन क्या है? ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। इसके अलावा क्या याद रखना है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मोदी जी ने E20 फ्यूल लॉन्च किया था। इंडिया एनर्जी वीक 2023 में E20 क्या है? फ्यूल है। तो इसे लॉन्च किया था मोदी जी ने। इसके अलावा मोदी जी ने क्या लॉन्च किया था? यूनिफॉर्म लॉन्च किया था अंडर द अनबोटल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, और एक किसका था? जो अनबोटल्ड इनिशिएटिव है किसका था? इंडियन ऑयल का था। ठीक है, इंडियन ऑयल का था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत ऊर्जा सप्ताह से। ये सब पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है एक्चुअली। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हो गए हैं। इनमें ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, इटली, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और भारत शामिल है। बांग्लादेश, सिंगापुर और आइसलैंड सहित गैर G20, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, देश गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए हैं। तो अभी करंट में 19 देश, आगे और भी बढ़ सकते हैं, 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हो गए, जिनमें ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, इटली, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और भारत शामिल है। और ये पहल किसका है? अगर पूछते तो भारत का है। बांग्लादेश, सिंगापुर और आइसलैंड सहित गैर G20 देश गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए सहमत है। इसके अलावा विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल हो गए हैं। और इसमें कोर कंट्री कौन है? अगर कोर कंट्री की बात हो तो ब्राज़ील है, भारत है और अमेरिका है। अगर कोर कंट्री की बात की जाए ना, तो कौन कौन है? भारत है, ब्राज़ील है और अमेरिका है। 3 सदस्य ब्राज़ील, भारत और अमेरिका दुनिया के जैव ईंधन उत्पादन में लगभग 85% का योगदान करते हैं। तो कोर कंट्री कौन है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में? भारत हो गया, अमेरिका हो गया और ब्राज़ील हो गया। अमेरिका का योगदान कितना है? 52%, जबकि ब्राज़ील और भारत का योगदान कितना है? तो ब्राज़ील का है 30% और भारत का योगदान 3% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनेगा? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो हाल ही में खबरों में था, किस देश द्वारा विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो भारत USA से खरीद रहा है और ये 2 तरीके का है। एक है आपका सी गार्जियन और एक है आपका स्काई गार्जियन। तो भारत इंडियन नेवी के लिए 15 सी गार्जियन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन लेगा और स्काई गार्जियन 16 लेगा। किसके लिए? 16 लेगा
इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए। तो इंडियन नेवी के लिए 15 सी गार्जियन और 16 स्काई गार्जियन, 8 इंडियन आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश ने 10 सितंबर 2023 को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है इथोपिया। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। भारत और किस देश ने 10 सितंबर 2023 को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नायरा एनर्जी के साथ सहयोग करेगा। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड किसके साथ हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सहयोग करेगा? तो आंसर क्या होगा? नायरा एनर्जी के साथ। दूसरा है भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल राष्ट्रपति चुनाव 2023 का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? तो आंसर क्या होगा? मालदीव का। भारत के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अरुण गोयल राष्ट्रपति चुनाव 2023 का निरीक्षण करने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? तो आंसर क्या होगा? मालदीव का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 ने लैंगिक समानता के मूलभूत महत्व फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की पुष्टि की है और किस वर्ष तक डिजिटल लैंगिक अंतर को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी है 2035 तक, ऑप्शन सी है 2025 तक, ऑप्शन डी है 2040 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है, ऑप्शन बी है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने मार्च 2024 तक 1 घंटे का व्यापार निपटान 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट शुरू करने की योजना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है सिडबी, ऑप्शन डी है सेबी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी। किस संस्था ने मार्च 2024 तक 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेबी। और अभी सेबी कौन सा यूज करता है, कौन सा सेटलमेंट इंडिया यूज करता है? तो T+1 ट्रेड प्लस 1 डे। और अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 आवर सेटलमेंट की। कब तक हो जाएगा? मार्च 2024 तक शुरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सेबी के चेयरपर्सन कौन है? मधावी पूरी बुच, जो कि पहली महिला बनी थी चेयरमैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BESS के विकास के लिए व्यवहार्यता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विएबिलिटी गैप फंडिंग का लक्ष्य 4000 मेगावाट आवर BESS परियोजनाएं उत्पन्न करना है। मतलब पूछ रहे कब तक? और BESS का मतलब क्या हुआ? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। याद रखना है आपको, BESS का मतलब क्या हुआ? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2030-31, ऑप्शन बी है 2025-26, ऑप्शन सी है 2024-25, ऑप्शन डी है 2027-28। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन है 2030-31 तक। BESS के विकास के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग का लक्ष्य 4000 मेगावाट आवर BESS परियोजनाएं उत्पन्न करना है। कब तक? 2030-31 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 देशों के प्रति व्यक्ति कोयला बिजली उत्सर्जन में परिवर्तन, चेंज इन पर कैपिटा कोयल पावर एमिशन ऑफ G20 कंट्रीज पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति कोयला उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? अच्छा, इस रिपोर्ट को दिया किसने है? तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर्ड।
EMBERT, तो ये भी पूछ सकता है, तो याद रख सकते हैं आप। आपके पास ऑप्शन है 15%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 38%, ऑप्शन डी है 10%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 29%। चेंज इन पर कैपिटा कोयल पावर एमिशन ऑफ G20 कंट्रीज पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति कोयला उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 29%। और अगर ओवरऑल G20 कंट्री की बात की जाए तो कितना इंक्रीज हुआ है? 9% का। ठीक है, अगर पूरे G20 की बात की जाए तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और चाइना का शायद 30% है। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर वन नॉर टू। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है प्रयागराज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंदौर। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इस अवार्ड को दिया किसने? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। कहाँ पे? भोपाल में दूसरी बार दिया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 131 होगा, ठीक है, 131 चिन्हित शहरों द्वारा प्रस्तुत स्वमूल्यांकन के आधार पर मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का दूसरा वर्ष आयोजित किया गया। लेकिन जो आपको याद रखना है ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे 3 कैटेगरी में दिया गया था, 3 श्रेणियों में। पहला था आपका मिलियन प्लस सिटी, मतलब जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है। दूसरा था आपका 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर, और तीसरा था 3 लाख की कम आबादी वाले शहर। और ये किस पे बेस्ड था? 2011 की जनसंख्या पर, जो जनगणना हुई थी 2011 में, उस पर बेस्ड था। तो अब देख लेते हैं। तो जो 10 लाख की आबादी वाले शहर है, इसमें टॉप किया इंदौर ने, उत्तर प्रदेश का आगरा दूसरे स्थान पे था, और महाराष्ट्र का ठाणे तीसरे स्थान पे। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? 3 से 10 लाख के बीच है। इसमें महाराष्ट्र के अमरावती ने पहली रैंक हासिल की, इसके बाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और गुंटूर आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे था। फिर अगर तीसरे शहर की बात करें, 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों परवाणु और कालाम, इन्होंने पहले 2 स्थान हासिल किए, जबकि ओडिशा के अंगुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 2022 के सर्वेक्षण की अगर बात करें तो 2022 में उत्तर प्रदेश के शहरों को पहले 3 स्थान मिले थे। लखनऊ पहले स्थान पे था, जो इससे पहले दिया गया था 2022 में, प्रयागराज दूसरे स्थान पर था और वाराणसी तीसरे स्थान पे। लेकिन इस साल तीनों शहरों को निचली रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाते हैं? तो 7 सितंबर को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। और 2023 की इसकी थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। और इसे होस्ट कौन कर रहा है? तो इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये को होस्ट करेंगे। भारत ड्रोन शक्ति 2023 को कहाँ पे होगा? गाजियाबाद में। कब से होगा? 25 सितंबर से। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन यूएन, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन यूएन। अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जेंडर स्नैपशॉट 2023 चेतावनी देता है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो 2030 तक 340 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां, दुनिया की अनुमानित 8% महिला आबादी अत्यधिक गरीबी में रहेगी।
और 4 में से 1 को मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का अनुभव होगा। किस रिपोर्ट में कहा गया है? जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट को दिया किसने है? यूनाइटेड नेशन ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।